नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कक्षा का हमारा अध्ययन का विषय है बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य के अंतर्गत आज हम जिस कवि और उसकी कविता का अध्ययन करेंगे उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में इनका नाम प्रसिद्ध है और ये महाप्राण के नाम से भी जाने जाते हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने इन्हीं की कविता थी कौन तुम शुभ्र किरण बसना का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया था और प्रकृति को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया था। और उससे कवि यही पूछ रहा है कि कौन तुम शुभ्र किरण बसना, अर्थात तुम कौन हो जिसने श्वेत किरणों रूपी वस्त्रों को धारण कर रखा है, तुम अपना परिचय दो। उसमें कवि की जिज्ञासा नजर आई है और नायिका के रूप में प्रकृति को दिखाया गया। और आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही प्रमुख कविता जूही की कली का। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक काव्य के अंतर्गत महाप्राण निराला की कविता जूही की कली। कवि कहते हैं विजन वन्न वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कमल तनु तरुणी जूही की कली। दृगबंध किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल्यानिल। तो ये प्रस्तुत पद जो है निराला जी की कविता जूही की कली से ली गई है और ये कविता उनके परिमल संग्रह में संकलित है। परिमल जो इनका संग्रह है इसके अंतर्गत ये कविता जूही की कली संकलित है और जिसके अंतर्गत कवि ने जूही की कली का चित्रण किया है और जूही की कली एक नायिका के रूप में प्रदर्शित की गई है। यहाँ कवि कहता है कि विजन वन वल्लरी पर, विजन शब्द का अर्थ होता है जहाँ कोई भी मनुष्य ना हो ऐसा एकांत स्थान। तो एकांत वन में, विजन वन एकांत वन में वल्लरी पर सोती थी और लता रूपी शैया जो है, वल्लरी शब्द का अर्थ होता है लता, लता रूपी शैया पर सोती थी और सौभाग्य से पूर्ण सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, और वह सौभाग्य और स्नेह से परिपूर्ण थी और अपने सपनों में खोई हुई थी। स्वप्न मग्न, मग्न से तात्पर्य सपनों में खोई होना। और इसके बाद उसके शरीर का परिचय देते हुए कहते हैं अमल कोमल तनु, उसका जो शरीर था वो बड़ा ही स्वच्छ, अमल शब्द का अर्थ है स्वच्छ, कोमल उसका शरीर था। तरुणी जूही की कली, और ऐसी बड़ी ही सुंदर युवती की तरह वो लग रही थी जूही की कली। दृग बंद किए, उसने अपने नेत्रों को, दृग शब्द का अर्थ होता है नेत्र, उसने अपने नेत्रों को बंद किए हुए था। शिथिल पत्रांक में, और वो आलस के साथ भरी हुई थी और आलस में अपनी आंखों को बंद करते हुए सो रही थी। वासंती निशा में, और वो रात जो थी, निशा शब्द का अर्थ है रात्रि, और वो रात्रि कौन सी थी, वसंत ऋतु की वो रात्रि थी। तो वसंत ऋतु की रात्रि में विजन वन में, एक एकांत वन में लता रूपी शैया पर वो सो रही थी जूही की कली, और वो सुहाग भरी, सौभाग्य और स्नेह से भरी हुई अपने सपनों में खोई हुई थी। और उसका जो शरीर है, तनु शब्द का अर्थ है शरीर, अमल कोमल तरुणी जूही की कली, बड़ा ही निर्मल स्वच्छ और कोमल सुंदर उस जूही की कली रूपी नायिका का शरीर था, जो कि अपने नेत्रों को बंद किए हुए शिथिल काया से, आलस से भरी हुई काया से वसंत ऋतु की रात्रि में सो रही थी। विरह विधुर प्रिया संग छोड़, किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मल्यानिल, और उसका जो प्रिय है, उसका जो प्रेमी है वो कौन है, पवन। उसे विरह से व्याकुल छोड़कर, विरह की दशा में छोड़कर किसी दूर देश में चला गया है उसका प्रिय पवन, जिसे कहते हैं मल्यानिल। और वह उसका जो प्रिय है, प्रियतम है पवन, वो सुगंधित हवा, मल्यन नील हवा, मल्य पर्वत से आने वाली
चंदन की हवा जो होती है उसका रूप भी, पर्याय भी उसका ही प्रियतम है। तो यहाँ पर पवन के लिए ही आया है मल्यानिल। तो जूही की कली रूपी नायिका का जो प्रवासी प्रियतम है, जो किसी दूर देश में रहता है और सुगंधित हवा का ही प्रतिरूप है, और वो मल्यानिल भी कहलाता है, अर्थात मलय पवन भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कमनीय कंपनीय गात, फिर क्या पवन उपवंसर सरिता गहन गिरी कानन, कुंजलता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। तो ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, कवि बताना चाह रहे हैं कि उस नायिका के, जूही की कली रूपी नायिका का जो प्रियतम पवन है, उसे जब उसकी याद आती है, जूही की कली की याद आती है, तब क्या प्रतिक्रिया होती है, तब वो क्या करता है। आई याद बिछुड़न से मिलन की वह मधुर बात, और जब उसे अपनी प्रियतमा की, जूही की कली की याद आई, तो उसे बिछुड़ने से पहले जो मधुर मिलन के क्षण थे, मधुर मिलन की बातें थी, वो याद आई। आई याद चांदनी की धुली हुई रात, साथ ही साथ उसे क्या याद आया, उसे जब मिलन के समय जो चांदनी रात थी, जो पूरे वातावरण में फैली हुई थी, उस आधी रात का दृश्य भी उसकी आंखों के सामने आ गया। आई याद कांता की कंपित कमनीय गाथ, आई याद कांता की कंपित कमनीय गाथ, यहाँ पर कंपित शब्द आएगा। और साथ ही उसे क्या याद आया, उस आधी रात में अपनी प्रियतमा जूही की कली का कंपित रोमांच से भरा हुआ उसका गात, उसका शरीर। फिर क्या, और फिर क्या हुआ, पवन, उस पवन ने क्या किया, उस प्रियतम पवन ने उपवन सर सरिता गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। और वो जब उसने प्रियतमा जूही की कली की याद में व्याकुल हुआ, तो इसके बाद उसने सभी उपवनों को, सरोवरों को, सरिता से तात्पर्य है नदी, नदी और गहन गहरे गहरे घने पर्वतों को, गिरी को, कानन को, वनों को, कुंजों को, लताओं को और साथ ही लता के पुंजों को पार करता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसने अपनी प्रियतमा जूही की कली नायिका जहां खिली हुई थी, और उससे मिलन के लिए, उससे क्रीड़ा करने के लिए उस स्थान पर वह पवन रूपी प्रियतम जा पहुंचा। एक बार फिर से सुनिए। आई याद बिछुड़न की से मिलन की वह मधुर बात, जब उस पवन रूपी प्रियतम को अपनी प्रियतमा जूही की कली की याद आई, बिछड़ने से पहले जो मिलन की मधुर चीज़ें थी, मधुर बातें थी, मधुर समय था, मधुर क्षण था, वो याद आया। और उसी के साथ साथ आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, और उस अर्धरात्रि का समय जिसमें चांदनी रात थी और पूरे वातावरण में उसकी चांदनी घुली हुई थी, धुली हुई थी, व्याप्त थी। आई याद कांता की कंपित कमनीय गाथ, और उस समय जो प्रियतमा का रोमांचित शरीर था, उसकी जो प्रतिक्रिया थी, वो भी उसे याद आई। और इसके साथ ही वह पवन रूपी प्रियतम उपवन सर सरोवर सरिता नदी गहरे वन कानन पर्वतों कुंजों लताओं के पुंजों को पार करता हुआ उस जूही की कली रूपी नायिका के पास पहुंच गया जहां वो खिली हुई थी, और उसके साथ क्रीड़ा करने के लिए उस स्थान पर आ गया। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं। सोती थी जाने कहो कैसे प्रियतम आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल, इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस पंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही, कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। और जूही की कली रूपी नायिका जो है वो नींद के आलस में सोई हुई है, बहुत ही गहरी नींद में जो सोई हुई है, और उसके प्रियतम पवन आ गए हैं और उनका आगमन भी वो इस आलस्य में जान नहीं सकी। सोती थी जाने कहो कैसे प्रियतम आगमन वो,
और इसी कारण उसे अपने प्रियतम पवन के आगमन का ज्ञात नहीं हुआ। नायक ने चूमे कपोल, और उस पवन रूपी नायक ने उसके कपोलों को, उसके गालों को चूमा। डोल उठी वल्लरी की लड़े जैसे हिंडोल, और जिस लता पर वो सो रही थी उसकी लताएं वो भी लड़ी जो है झूले की तरह, हिंडोले की तरह डोलने लगी। इस पर भी वह जागी नहीं, और इतना होने पर भी उसकी नींद भंग नहीं हुई, वो नहीं जागी नींद से। चूक क्षमा मांगी नहीं, और उसने इस बात के लिए भी क्षमा नहीं मांगी कि उसे अपने प्रियतम के आने का आभास ही नहीं हुआ, और उनके आने पर वो उनका स्वागत भी नहीं कर सकी। निद्रालस पंकिम विशाल नेत्र मूंद रही, और नींद के आलस में वो अपने बड़े बड़े और तिरछे इन नेत्रों को, बड़े ही वक्र सुंदर नेत्रों को मूंद कर पड़ी रही, सोई रही। कीवा मतवाली यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे। अब समझ नहीं आ रहा है कि वो वास्तव में नींद में ही है, या फिर कीवा शब्द का तात्पर्य अथवा, या फिर यौवन के मद में, यौवन के नशे में, यौवन की मादकता में इतनी मस्त है कि उसे अपनी चेतना ही नहीं है। तो वो यही कहना चाहते हैं कवि यहाँ कि उस समय क्या प्रियतम के आने से उसे उनके आने का आभास ही नहीं हुआ, और वह सो रही है, वास्तव में सो रही है कीवा, अथवा वह यौवन रूपी मदिरा के नशे में, यौवन रूपी जो मदिरा है उसके नशे में मस्त होकर निद्रा का स्वांग कर रही है, निद्रा का दिखावा कर रही है। कौन कहे, और इस रहस्य को कौन कह सकता है, कौन स्पष्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला पद देखते हैं इसी कविता का। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से, सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौक पड़ी युवती चकित चितवन ने चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुखी हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। और अब इसमें कवि ये कहना चाहता है कि नायिका के साथ पवन रूपी नायक ने आकर श्रृंगारिक चेष्टाएं की। उनका चित्रण यहाँ दिखाया गया है कि वसंत ऋतु की जो रात्रि है, जूही की कली रूपी नायिका उसमें तब वहाँ सो रही है। पवन रूपी नायक आया है और उसे जगाने का प्रयास भी किया, वो नहीं जागी। और उसने क्या किया, निर्दय उस नायक ने निपुट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। और उसने ऐसा पवन का झोंका चलाया कि जो झाड़ियाँ थी उससे, उस पवन के झोंके से वो झाड़ियाँ इतनी तरह हिलने लगी कि उसकी जूही की कली की सुकुमार जो देह थी वो उसने उस झाड़ियों से झकझोर डाली अपने पवन के इस प्रवाह से। मसल दिए गोरे कपोल गोल, और उसके सुंदर गोरे कपोलों को भी उसने बड़ी ही निर्दयता के साथ मसल दिया। चौंक पड़ी युवती, और उसकी नींद टूटी और वो बड़ी ही चौंक कर जागी। चकित चितवन को निज चारों ओर फेरे, और बड़े ही आश्चर्य के साथ उसने चारों दिशाओं में, चारों तरफ देखा, अपनी आंखों को फेरा। हेर प्यारे को सेज पास, हेर का अर्थ है देखना, और जैसे ही उसने अपने प्रियतम पवन को अपनी सेज के पास देखा, अपने पास देखा, नम्र मुख हंसी खिली। उसने लज्जा के मारे अपने मुख को नीचे कर लिया और मधीमत मुस्कुराने लगी, और खेल रंग प्यारे संग, और अपने प्रियतम पवन के साथ उसने जो है रति क्रीड़ा में वो लग्न हो गई। तो ये जूही की कली का ही चित्रण था कि जूही की कली रूपी नायिका किस प्रकार से आलस में भरी हुई थी, और पवन रूपी नायक जब आया और उसने अपने एक झोंके से उस झाड़ी को जो झाड़ी के को इतना पवन से प्रभावित किया कि उस झाड़ी के हिलने से उस जूही की कली रूपी नायिका की सुकुमार देह झकझोर गई और उसके कपोल मसल दिए, और इस प्रकार से उस नायिका की, जूही की कली की नींद टूटी और वो जाकर चौंक पड़ी। चकित, आश्चर्यचकित होकर उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, चारों तरफ देखा। हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, और जैसे ही उसने अपने प्रियतम
पवन को अपनी सेज के पास, अपनी शैया के पास देखा तो लज्जा के मारे उसने अपना मुंह नीचे छिपा लिया और मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखने लगी। और खेले रंग प्यारे संग, और उनके साथ प्रियतम पवन के साथ रति क्रीड़ा में संलग्न हो गई। तो आज हमने अध्ययन किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जूही की कली, और ये कविता इनकी है परिमल काव्य संग्रह में संकलित। इससे आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे निराला जी की ही कविता सांध्य सुंदरी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन कीजिए और इसे समझिए। इससे आगे की कक्षा में मिलते हैं निराला जी की कविता सांध्य सुंदरी के साथ। धन्यवाद।